ठीक है, शुरू किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। आ गए ना सभी लोग? ठीक, टेक डाउन कर लिया ना, इसको नोट कर लिया ना? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं किसे? गाल्जी का है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये रिकॉर्डेड क्लास है और उसी हिसाब से हम लोग यानी कि अपने टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि क्या हो गया? कुछ नहीं ना? ठीक, बातचीत नहीं करेंगे अब। अगर देखिए, हम लोग यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स के बारे में समझ चुके थे, जान चुके थे और पढ़ चुके थे, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा उसका नाम है यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है ना? भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकार, तो ये आपकी हेडिंग रहेगी, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना जी? पुराना वाला रिवाइज करा दें। तो क्लास पढ़ गई है, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है, उसमें देख लीजिएगा जाके। ठीक है, डाल दी गई है, हो सकता है आपने ना देखी हो। इसको कंटिन्यू करने दो, इसके बाद में करवा देंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स याद रखिएगा, एग्जाम्स के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, लिख लिया ना? ठीक, इधर ध्यान दें। दुनिया का एक दौर था, उस दौर को हम लोग 12 से 15 के नाम से जानते हैं। इस ईस्वी में यानी कि इंग्लैंड में याद रखिएगा एक मजदूर संघ था। क्या था? एक मजदूर संघ था और ये मजदूर संघ वहाँ के राजा के द्वारा बराबर शोषित किया जा रहा था और जबरन काम कराया जा रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में याद रखिएगा इस मजदूर संघ ने पहली बार ये मांग की कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका हनन न हो और इसके लिए कोई एक दस्तावेज जारी कर दिया जाए जिससे यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको रोका जा सके। और एक राजा ने, इस राजा ने एक महान चार्टर यानी कि लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? चार्टर, जिसका नाम दिया गया महान चार्टर। महान चार्टर इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ का ये जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज का नाम दिया गया मैग्ना कार्टा। ठीक है ना? यहाँ की भाषा में इसको लैटिन शब्द के नाम से जानते हैं और इसी का नाम है महान चार्टर। ठीक है ना? लैटिन भाषा में किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा। ये महान चार्टर इसलिए कहा गया कि जैसे यानी कि अगर भारत में बात करें तो भारतीय संविधान क्या है? सर्वोच्च है संसद की अपेक्षा। इसी की तर्ज पर यानी कि भारत में ऐसा कहा जाता है कि यानी कि संविधान बड़ा है ना कि संसद। ठीक, महान चार्टर इसलिए कहा गया कि वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने पहली बार फंडामेंटल राइट्स की मांग की और एक राजा ने यानी कि एक पवित्र दस्तावेज जारी किया या प्रस्तुत किया जिसका नाम क्या दिया? महान चार्टर। या बोल सकते हैं ये जो चार्टर है वो महान है, किसकी अपेक्षा? राजा की अपेक्षा। ठीक है ना? इसी की तर्ज पर भारत में ये बात कही जाती है कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये संसद की अपेक्षा क्या है? सर्वोच्च है। ऐसी बात कही गई। कई बार देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद बड़ा है या संविधान? बताएं, संसद बड़ा है या संविधान? तो संविधान बड़ा है ना कि संसद। ठीक है ना? इसका यानी कि विचार यहीं से लिया गया है, इंग्लैंड से। ठीक है ना? कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि यानी कि हमारे भारतीय संविधान में यह परंपरा यानी कि फंडामेंटल राइट्स की ये जो परंपरा है ये यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूएसए।
यूएसए के संविधान से, यानी कि इस विचार को हमने अंगीकृत किया है, मौलिक अधिकार स्रोत के तौर पर या उधार लिए हैं। किस देश से? किस देश से? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका के संविधान में याद रखिएगा, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं बिल ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग जाने जाते हैं। किसके नाम से? बिल ऑफ राइट्स। इस नाम से अमेरिका के संविधान में दर्शाया गया है मौलिक अधिकारों को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार किस तर्ज पर है? बिल ऑफ राइट्स। और हम लोगों ने कहां से उधार लिए हैं? यूएसए से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट स्टेप पे यदि बात करें इसी के आगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा भारतीय संविधान है, इस संविधान के अंतर्गत यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में। ठीक है ना? किस भाग में है? भाग 3 में। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल्स है जो यानी कि 12 से 35 ये कहता है कि यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कहां से कहां तक? 12 से 35। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जामिनर्स क्वेश्चंस बनाता है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक हैं? तो 12 से 35 तक। इसी के अगले क्रम में यदि हम जानना चाहें तो ये जान सकते हैं कि यानी कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है इनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? किस नाम से जानते हैं इसको? मैग्ना कार्टा। किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को भाग 3 को। ठीक है ना? याद रखिएगा, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये न्यायालय के द्वारा क्या लागू किए जाते हैं? बताएं, क्या लागू होते हैं कि नहीं? बोलो भाई, बता चुके हैं। तो न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय लागू कर सकता है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकारों की मांग करने के लिए, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज की। समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? लिखवा देंगे, पहले समझोगे। हाँ, फंडामेंटल राइट्स न्यायालय लागू कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत बोल सकते हैं मूल कर्तव्य दिए गए हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको न्यायालय लागू नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसके लिए आप किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? 32। और 32 को किस नाम से जाना गया है? संवैधानिक उपचारों का क्या कहा जाता है? या संविधान का उपचारों वाला अनुच्छेद कहा जाता है 32 को। ठीक है ना? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? जब लिख लेंगे तो समझ जाएंगे। लिखिएगा इसको, लिखे, यहां से लिखना शुरू करें। लिखे 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा, हाँ, इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा, जॉन नाम है इनका, इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा, लिख लिया? जॉन, ये लिखा है जॉन, इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा एक पवित्र दस्तावेज जारी किया गया, प्रस्तुत किया गया, एक पवित्र दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसे महान चार्टर नाम दिया गया, जिसे महान चार्टर नाम दिया गया। लिखो, इस महान चार्टर को लैटिन भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस महान चार्टर को लैटिन भाषा में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे अब, है ना? ठीक है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये लैटिन वर्ड है मैग्ना कार्टा। ठीक है, कार्टा, मैग्ना कार्टा। फिर लिख लो, इसी की तर्ज में भारतीय संविधान
भारत में सर्वोच्च है ना कि संसद। इसी की तर्ज में भारतीय संविधान सर्वोच्च है ना कि संसद। भारतीय संविधान सर्वोच्च है ना कि संसद, ना कि संसद। अब मतलब समझ गए होंगे। महान चार्टर, महान चार्टर क्यों कहा गया इस दस्तावेज को, मैग्ना कार्टा को? अभी रीजंस बताए हैं हमने, क्यों कहा गया? बोलो क्यों, क्यों इसको महान चार्टर नाम दिया गया? ये बात कही गई कि ये जो पवित्र दस्तावेज है ये सर्वोच्च है ना कि राजा, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, महान चार्टर। और इसी की तर्ज पर यानी कि भारत में ये बात कही जाती है कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है ना कि संसद, क्योंकि संसद शासन करती है, विधायिका और कार्यपालिका यानी कि के तर्ज पर शासन करती है, लेकिन संविधान के हिसाब से काम करती है, संविधान के अनुसार काम करती है संसद। इसलिए संविधान क्या है, सर्वोच्च है ना कि संसद। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा हमने विचार कहां से लिया है, इंग्लैंड से, ठीक है। और इंग्लैंड ने किसको दिया था, अमेरिका को। लिखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत, मौलिक अधिकारों का स्रोत, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत, मौलिक अधिकारों का स्रोत अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखो अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स बिल ऑफ राइट्स के नाम से दर्शाए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स के नाम से दर्शाए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स कहा गया है, बिल ऑफ राइट्स नहीं लिख पाओगे। हाँ, अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स के नाम से दर्शाए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स के नाम से दर्शाए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स के नाम से दर्शाए गए हैं। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, भारतीय संविधान भाग 3, भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है या वर्णन करता है। का भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन करता है, मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन करता है। लिखो, संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स दिए गए। 12 से 35 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रस्तुत किए गए या प्रदान किए गए। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला या नोट डाल के लिख लो या फैक्ट वाइज लिख लो। लिखिएगा, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या भाग 3 को। और भाग 3 के अंतर्गत क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा ब्रैकेट में लिख लेना, भाग 3 मौलिक अधिकारों को भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लिख लिया, हो गया ना। अगला फैक्ट, हाँ स्पीड में लिखेंगे, इतना स्लो, अगर स्लो लिख रहे हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। लिखिए, इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। हो गया, इतनी बात समझ में आई सभी को? बताएं। हाँ, एक चीज और, एक क्लास से किसी भी टीचर का आप लोग आकलन मत कीजिएगा,
उसकी कम से कम 2 क्लास 3 क्लास समझे और जाने, तब यानी कि आगे बढ़ें। ठीक है, हो सकता है कि आपका थोड़ा गैप ज़्यादा रहा है, इसलिए चीज़ें पहली बार कम कवर कर पाएँ या कम समझ पाएँ, क्योंकि गैप आपका ज़्यादा रहा है इसलिए। और जैसे जैसे आपका माहौल इस क्लास में बनेगा वैसे वैसे चीज़ें ऑटोमेटिक आने लगेंगी, है ना। थोड़ा समझने का टाइम दीजिएगा, ठीक। और अगर आप स्लो हैं या आप कमज़ोर हैं तो अपने आप को बढ़ाओ। कोचिंग क्यों आए हो? अपने आप को बढ़ाने के लिए। क्लास क्यों ले रहे हो? अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए, अपना सिलेबस कवर करने के लिए, या अपना एग्जाम्स में यानी कि प्रदर्शन अच्छा करने के लिए। तो समझना पड़ेगा, है कि नहीं। इतने जल्दी से यानी कि ये नहीं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो तुरंत आप निकल लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, तब तो फिर कहीं नहीं कुछ हो पाएगा। यहीं से अगर पहले ही पॉइंट में आप हार जाएंगे तो आगे कैसे जीतेंगे बताएं? ऐसा संभव है? तो नहीं संभव है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। ये जो मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा मूल संविधान था, क्या था? मूल संविधान। मूल संविधान में यानी कि 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में या मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? तो 7। वर्तमान संदर्भ में बात करें यानी कि आज का जो संविधान है वो ये कहता है कि आज के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं? 6। तो दोनों फैक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। क्रम के अकॉर्डिंग ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, याद रखिएगा 6 नंबर का एक आपका जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट्स था मूल संविधान में, लेकिन याद रखिएगा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत इसको हटा दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन 1978। किसे बाहर किया गया? संपत्ति के अधिकार को। और इसको याद रखिएगा एक आर्टिकल है जिसका नाम है 300 का ए या 300 का में कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, ठीक। याद रखिएगा किसका दर्जा दिया गया? कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। और फंडामेंटल राइट्स के दायरे से इसको हटाकर यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर यानी कि एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुआ था? 1978 में। तो अगली चीज यही है, लिखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। लिखो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं। वर्तमान में 6 कितने हैं? 6। याद रखिएगा वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लिख लो। मूल संविधान में मौलिक अधिकार के क्रमों में इसी प्रकार से लिखें। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के क्रमों में 6 फंडामेंटल राइट्स या 6ठा फंडामेंटल राइट्स। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के क्रमों में ऐसे लिखेंगे या क्रम में 6 नंबर का फंडामेंटल राइट्स। और फिर लिखो संपत्ति का अधिकार, 6 नंबर का फंडामेंटल राइट्स। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी। संपत्ति के अधिकार को 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत हटाकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का या 300 का ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का ए या 300 का में शामिल करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
में शामिल करके एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 300 का में शामिल करके एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ये बात समझ पाए आप लोग? समझ गए ना? किस नंबर का फंडामेंटल राइट था हमारे मूल संविधान में? 6 नंबर का, ठीक है ना। और उस समय कितने थे मूल संविधान में? 7। तो वर्तमान में कितने बचे? हटा कौन सा? संपत्ति का अधिकार। कहाँ शामिल किया गया? 300 का में किसका दर्जा दिया गया है? कानूनी अधिकार का दर्जा। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। याद रखिएगा। इतनी बात समझ गए सभी लोग? आया ना समझ में? कोई ऐसा है जिसको ये चीजें समझ में ना आई हो? ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जानेंगे, जैसे यानी कि वर्तमान का जो संविधान है, इस वर्तमान के संविधान में यानी कि कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना। तो कितने हैं? बोलो कितने हैं? 6। तो लिखें, क्रम से लिखेंगे अब इनको। यानी वर्तमान संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। इतनी बात समझ गए? ठीक। नंबर 1, जिसको आता है वो बताता जाए। मैंने ये बात बताई थी कि आर्टिकल कहां से कहां तक है? बोलो कहां से कहां तक है? 12 से 35। तो याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहले यानी कि एक जो फंडामेंटल राइट्स है उसका नाम है समता। ठीक सुने होंगे आप लोग, समता या समानता का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समता या समानता का अधिकार 14 से 18। क्रम से लिखते जाएं। समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। बहुत अच्छे। नंबर 2 पर लिखे, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है भारतीय संविधान में? कोई बात नहीं, 19 से 22। 19 से 22 क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? पहला जो पॉइंट है मैंने ये लिखा है कि हमारे भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो पहला ही फंडामेंटल राइट्स का नाम क्या है? समता या समानता का अधिकार। और कहां से कहां तक, किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 तक। दूसरा पॉइंट या दूसरा फंडामेंटल राइट्स का नाम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये यानी कि किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है? तो 19 से 22 तक। नेक्स्ट लिखे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध या खिलाफ अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल लिखे 23 to 24। 23 to 24। इसको बोलेंगे अगेंस्ट टू राइट एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, इंग्लिश में अगेंस्ट टू राइट एक्सप्लॉयटेशंस, यानी कि शोषण होता है ना, एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक, नेक्स्ट 4 नंबर पर आएगा आपका, याद रखिएगा, लिखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 25 से 28। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। 5th नंबर का लिखे, शिक्षा एवं संस्कृति, नाम सुने होंगे, का अधिकार। का अधिकार 20 to 30, सॉरी 29 to 30, 29 से 30। 29 से 30 लिख लिया। 6 नंबर का लिखे, संवैधानिक संवैधानिक संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? बोलो, जस्ट अभी बताया है। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आर्टिकल 31 कहां गया, सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे हैं, अभी यहां तक नहीं पहुंच पाए, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक वही पॉइंट है, जस्ट मैंने अभी बताया कि एक हमारा फंडामेंटल राइट था जिसका नाम क्या है? संपत्ति का अधिकार। बताया कि नहीं बताया? और ये हमारे भारतीय संविधान में, यानी कि मूल संविधान जो था, इसमें 6 नंबर का फंडामेंटल राइट था। बताया ना, जस्ट अभी बताया। और ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है वो 31 में था। किसमें था? 31 में, जिसको हम लोगों ने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के थ्रू क्या कर दिया? हटा दिया। और कहाँ शामिल किया? 300 कक्का में। और इसको कौन सा दर्जा दिया? कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया। इसीलिए आर्टिकल 31 के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या जानेंगे? मौलिक अधिकार ही जानेंगे कि वर्तमान में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको समझेंगे। तो बोलो, पहला कौन सा फंडामेंटल राइट्स है? समता या समानता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक। नेक्स्ट, कौन सा फंडामेंटल राइट्स है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 19 से 22। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहां से कहां तक है? चौथा, कौन सा फंडामेंटल राइट्स है? कहां से कहां तक है? ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है ना। इसके लिए एक ट्रिक जान लीजिएगा, अगर तुमसे पूछे तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक का नाम है समता या समानता। ठीक है ना, वैसे समता लिखेंगे, समता ने, ठीक है, समता ने स्वतंत्रता के लिए, समता ने स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, के लिए। फिर इसके बाद आएगा शोषण के विरुद्ध या शोषण के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, ठीक है, शोषण के खिलाफ संस्कृति, शोषण के खिलाफ संस्कृति का उपचार किया। ये इसके लिए ट्रिक है, उपचार किया, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना। समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध या खिलाफ संस्कृति का उपचार किया। बोलो, हो गए 6 मौलिक अधिकार कि नहीं हो गए? पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध। चौथा कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति, है कि नहीं? हाँ सॉरी, मैं के खिलाफ धर्म की, यहां जोड़ लो धर्म की, सॉरी, धर्म की संस्कृति का उपचार किया। अब बन गया, धर्म की संस्कृति का उपचार किया। तो 5वें नंबर का कौन सा है? बोलो, कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति। 6 नंबर का क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कितने हो गए? कितने हो गए? 6। फिर से एक इसको पढ़ो, समता ने स्वतंत्रता के लिए, फिर शोषण के खिलाफ धर्म की संस्कृति का उपचार किया। पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार, ठीक, चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है ना, और 5वां शिक्षा एवं संस्कृति। 6 नंबर का क्लियर है ना। बताओ, आर्टिकल यानी कि 25 to 28 भारतीय संविधान में क्या बात कहता है? किसके बारे में बताता है? धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 23 to 24 भारतीय संविधान में क्या बताता है? क्या बताता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 19 से 22, 14 से 18, आर्टिकल 32, आर्टिकल 29 to 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। एक बार फिर से रिवाइज करें।
अभी हम्म मैंने अभी कहा तक 32 तक बात की कि नहीं की? 32 तक मैंने बताया नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 बताया कि नहीं बताया है? बात करेंगे 12 से 35 डाला, ठीक है। अरे पहले धैर्य रखोगे, थोड़ा तसल्ली करोगे, चीजों को क्रम से चलने तो सारी चीजें बताएं, क्यों परेशान हो भाई? अभी क्लास पूरी तो नहीं हुई है, हो गई है क्या? थोड़ा धैर्य रखिएगा, अभी खुद जानेंगे कि हाँ अब आएगा इसका नंबर, पहले क्रम से तो चलने दो, ठीक है ना? तो जान गए ना कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। अब आ जाओ आर्टिकल लिखो 12, ठीक, लिखिएगा आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, ठीक है, अनुच्छेद 12। ध्यान दें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ये कहता है कि यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये राज्यों के खिलाफ हैं। किसके खिलाफ हैं? राज्यों के खिलाफ हैं, यानी कि राज्य मनमानी नहीं कर सकता इनके लिए, ना किसी प्रकार को किसी प्रकार से सीमित कर सकता है, ना इन पर नियंत्रण कर सकता है, ना निर्बंधन करेगा, ठीक है ना? ऐसा राज्यों का कर्तव्य होगा कि इनको कम नहीं कर सकता है, ना इनका शोषण होने दिया जाएगा जो भारत के मूल नागरिक हैं उनको या नागरिकों के लिए। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ हैं? राज्यों को। अर्थात ये बात कही गई है कि यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है ना? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 में। इसी के साथ ही साथ ये बात कही गई है कि जो भारत सरकार है, कौन सी सरकार है? भारत सरकार, और इसी के साथ संसद यानी कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। इसी के साथ साथ ये बात कही गई है कि जो राज्य है और राज्यों के साथ जो विधान मंडल है, ठीक है ना, ये भी यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्थायी जो प्राधिकारी है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय हो गए, ठीक, पंचायती राज व्यवस्था हो गए, उसमें अगर कोई भी सेवा करता व्यक्ति है तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा, ये बात कही गई है। और फंडामेंटल राइट्स का शोषण नहीं होगा, जो मूल अधिकार हैं वो प्रदान किए ही किए जाएंगे, क्योंकि मूल अधिकार प्रकृति द्वारा देय है। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा। और इसी को बोला जाता है नैसर्गिक है। कैसे हैं? नैसर्गिक। प्रकृति ने इनको स्वतः दिया है। किसी भी अगर व्यक्ति का जन्म होता है तो मौलिक अधिकार उसको अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, कोई प्रदान नहीं करता है। इसीलिए इसे नैसर्गिकों का अधिकार भी कहा जाता है या नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। किसको? फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है ना? तो इस पर कोई जबरदस्ती नहीं डालेगी। कौन? भारत सरकार और संसद, राज्य और राज्य का विधानमंडल, या कोई स्थायी प्राधिकारी, या कोई बोल सकते हैं अन्य प्राधिकारी, ठीक है ना? अन्य प्राधिकारी बोले तो जैसे यानी कि आपका ONGC हो गया, या जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो गई या एजेंसी हो गई, ये किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती हैं। जितना संविधान में दिया गया है कि आपकी टाइमिंग ये है तो उतने ही समय तक आप काम करने के लिए बाध्य हैं, इसके अलावा नहीं। आपसे जबरन काम नहीं करा सकते हैं। क्या कोई कराता है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसी सारी स्थितियां किस आर्टिकल में हैं? बोलो किस में है? 12 में। इसीलिए एक शब्द में मैंने लिख दिया है, क्या दिया गया इसमें? राज्य की परिभाषा। और दूसरा अर्थ क्या है? कि राज्यों के खिलाफ हैं, यानी कि ये जबरन हम लोगों से काम नहीं करा सकते हैं, ना भारत सरकार और संसद, ना राज्य और विधानमंडल, और ना ही स्थायी प्राधिकारी, और ना ही कोई एजेंसी या फैक्ट्री या कंपनी। क्लियर है ना? नहीं समझ पाए? लिखवा रहे हैं, अभी लिखवा रहे हैं। राज्य और विधानमंडल, राज्यों का विधानमंडल, स्थायी प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ये बात तुम्हें जाननी नहीं है, सॉरी एग्जाम्स में नहीं आएगा, परेशान ना हो। एग्जाम्स में कितना आएगा मैं बता रहा हूं। एग्जाम्स में ये पूछेगा कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है। कहेगा कि राज्यों के खिलाफ जो मौलिक अधिकार है ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 12 में। किस में कहा गया है? 12 में। हो सकता है कि थोड़ा अगर दिमाग लगाए एग्जामिनर तो ऐसा पूछ ले कि भारत सरकार और संसद
किसी भी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है, ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 12। इतनी बात तो समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? इसको लिख लीजिएगा, लिखो, लिखवा रहे हैं। राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा देखो, समझेंगे तो समझ में आएगा, समझ रहे हो ना? जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। राज्यों की परिभाषा लिखो, मौलिक अधिकार राज्यों के खिलाफ है, मौलिक अधिकार राज्यों के खिलाफ है, मौलिक अधिकार राज्यों के खिलाफ है। लिख लिया? मौलिक अधिकार राज्यों के खिलाफ है। पॉइंट टू पॉइंट लिख लो। नंबर 1, भारत सरकार एवं संसद, इनका वर्णन है इसमें। भारत सरकार एवं संसद या और संसद, राज्य और राज्य का विधानमंडल, ये सब राज्य हैं, राज्य और राज्य का विधानमंडल, राज्य और राज्य का विधानमंडल। अगला, स्थायी प्राधिकारी, स्थायी प्राधिकारी, स्थायी प्राधिकारी, स्थायी प्राधिकारी जो लोकल बॉडीज हैं उनके लिए, स्थानीय, जैसे पंचायती राज, ठीक है ना, लोकल बॉडीज के अंतर्गत आता है, स्थानीय निकाय बोलते हैं उसको। अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, लिख लिया? बताओ नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम पूछ रहे हैं, नैसर्गिक का विलोम, ये मैं पूछ रहा हूं। ऑप्शन प्राकृतिक और ऑप्शन है कृत्रिम और नेक्स्ट है बनावटी और नेक्स्ट है बी और सी। नैसर्गिक का विलोम मैंने अभी बताया कि प्रकृति द्वारा देय है, प्रकृति का मतलब नैसर्गिक है कि नहीं? तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? बी और सी, यानी कि दोनों हो जाएंगे, कृत्रिम भी हो जाएगा और बनावटी। ये तो इसका समानार्थी है प्राकृतिक, और इसी को बोलते हैं प्रकृति या प्राकृतिक या नेचुरल, है कि नहीं? तो नैसर्गिक का समानार्थी प्राकृतिक और इसका विलोम बनावटी या कृत्रिम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम और इसी को बोलते हैं बनावटी। नेक्स्ट, ठीक, इतना हो गया सभी का। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, लिखें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकारों में पहला है समता का अधिकार। ये बात हो गई ना, समता का अधिकार, ठीक, समता का अधिकार। इसके पहले हम लोग जान लेंगे आर्टिकल 13, ठीक है ना, आर्टिकल 13, ठीक, वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 मैंने बताया, क्या बताया, क्या क्या दिया गया इसमें? राज्यों के खिलाफ है, कौन? फंडामेंटल राइट। और क्या कहा गया है? राज्यों की परिभाषा। लेकिन आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है ना, इस संविधान के अंतर्गत यानी कि न्यायिक समीक्षा की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? न्यायिक समीक्षा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डायरेक्ट बनता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की बात कौन करता है? बोलो, कौन करता है? तो आर्टिकल 13। कौन करता है? आर्टिकल 13। इतना लिखो, फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, लिख लिया? जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 13। क्लियर है? अब इधर ध्यान दें, देखिए इस संविधान, इस आर्टिकल के अंतर्गत ये बात कही गई है कि अगर संसद, याद रखिएगा कौन? संसद कोई भी विधि बनाएगा
या कानून बनाएगा, ठीक है ना। अगर निर्माण करती है तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको इनको यानी कि छीन नहीं सकती है, याद रखिएगा, इनको छीना नहीं जा सकता है। इस प्रकार का विधि या कानून बनाएगी कौन, संसद, ठीक है ना। और इसी की यानी कि समीक्षा के लिए की तर्ज पर इस आर्टिकल को न्यायिक समीक्षा की संज्ञा दी गई है, यानी जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना गया है। तो क्या बात कही गई है कि जो संसद है वो यह विधि या कानून अगर बना रही है तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको छीना नहीं जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। यानी कि जो दिए गए हैं वो तो रहेंगे ही रहे, बढ़ सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते हैं। ऐसा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 13 में। इसी के क्रम में एक केस हुआ था 1951 का, और उस केस का नाम है शंकरी प्रसाद, नाम सुना होगा, शंकरी प्रसाद वर्सेज यानी कि बिहार राज्य। ये केस हुआ था, ये एक मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर यानी कि ये जो मामला हमारे सामने आया है तो इस पर अगर संसद जो है यानी कि फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है, ठीक है ना, क्या कर सकती है, छीना जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा कब कहा गया, 1951, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछली बार जब सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें केस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो 1973 वाला केस था जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इस बार भी चांसेस हैं कि अगर सुपर टेट का एग्जाम होगा तो किसी केस से लेकर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। 1951 का केस ये कहता है और उसका नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेज बिहार राज्य। इस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद फंडामेंटल राइट्स को कभी भी छीन सकती है, ठीक है ना। कब कहा गया, 1951 में। इसके बाद का एक केस है 1961 का, ठीक है, याद रखिएगा। 1961 में एक केस है जिसका नाम है गोलकनाथ, इनका नाम सुने होंगे, गोलकनाथ बनाम यानी कि पंजाब राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यानी कि संसद जो है कानून बनाएगी तो उसमें मौलिक अधिकारों को नष्ट कर सकती है या छीन सकती है, सॉरी, इसमें छीन सकती है, इसमें नहीं छीन सकती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता है, ठीक है ना। कब कहा गया, 1967 में। कौन सा केस था, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य, हुआ कब, 1967 में। इसी के आगे एक निर्णय आता है 1971 का, और ये खुद यानी कि संसद का निर्णय होता है और संसद कहती है कि हम कभी भी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी के आगे का एक केस है जिसका नाम है 1973, आप लोगों ने सुना होगा, और उसका नाम क्या है, बोलो, केशवानंद भारती वर्सेज कौन सा राज्य, केरल राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर संसद कानून बनाएगी तो वो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगी, किसके, फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है ना। यानी कि मूल ढांचा तो सेम रहेगा, बाकी सब कुछ बदल सकती है। ऐसा कब कहा गया, 1973 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से केस बताए अभी हमने, बोलो कौन कौन से केस बताए, 1951, क्या नाम है इसका, बिहार राज्य के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को कभी भी छीना जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। 1967 का केस है और उसका नाम क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को कभी भी छीन नहीं सकते हैं या नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कब बात कही गई, 1967 में। 1971 में खुद संसद ने स्पष्ट किया कि हम इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मौलिक अधिकारों को कभी भी छीन सकते हैं। ऐसा कब कहा गया, 1971 में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, याद रखिएगा, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में संसद कहती है कि कभी भी हम इनको क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं। आगे के क्रम में क्या क्या बात थी, ये थी कि यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 1973, ठीक है ना। कौन सा केस था, एक सेकेंड,
सॉरी पेज ही पूरा। हाँ, 1973 में एक केस था जिसका नाम क्या था, केशवानंद भारती, और किसके खिलाफ था, केरल राज्य। ठीक है ना। संसद ने क्या कहा कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बाकी का सब कुछ बदल सकते हैं। ऐसा केस कब सुनाया गया, किसने सुनाया, केशवानंद भारती वर्सेज केरला राज्य केस में। ठीक है ना। क्या कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कुछ बदल सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लिखो इसको, आर्टिकल 13। एक चीज और, जितनी चीजें बता रहे हैं तुम्हारी हल्की बुक्स में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। स्टैंडर्ड बुक्स में ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर कहें लूसेंट जैसी बुक्स में हो तो वहां पर ये कंटेंट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने काफी डिटेल से चीजें बताई हैं। इसलिए बताई हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज है। बोलो, क्या ये केस सारे दिए गए उसमें, आर्टिकल 13 में दिया गया है? तो नहीं दिया गया है। जिसने पढ़ा होगा उसने समझा होगा। तो लिखिएगा इसको, लिखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की बात करता है, और इसीलिए इसको न्यायिक समीक्षा कहा गया है। न्यायिक समीक्षा की बात करता है, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1 लिखे, लिखे, संसद कोई विधि या कानून बनाएगा, संसद कोई विधि या कानून बनाएगा, सॉरी कानून नहीं बनाएगा, ऐसे लिखें, संसद कोई विधि या कानून, कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा, कोई ऐसा विधि या कानून नहीं बनाएगा, कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों को, जिससे मौलिक अधिकारों को छीन सकती हो, जिससे मौलिक अधिकारों को छीन सकती हो या कम कर सकती हो, मौलिक अधिकारों को छीन सकती हो या कम कर सकती हो। समझ गए ना? ऐसा किसने कहा? हाँ, ठीक है ना, आर्टिकल 13 में। नेक्स्ट 1951 का केस लिखे, 1951 इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, शंकरी प्रसाद वर्सेज बिहार राज्य, शंकरी प्रसाद वर्सेज बिहार राज्य, शंकरी प्रसाद वर्सेज, बीएस का मतलब वर्सेज, या बनाम भी लिख सकते हैं इसको, वीएस का मतलब बनाम, या शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। ठीक। जब इंडिया एंड बांग्लादेश के मध्य क्रिकेट या मैच का आयोजन किया जाता है तो उसमें वर्सेस शब्द का यूज किया जाता है ना, कि इनके खिलाफ यानी कि मैच होना है, तो वही है वर्सेस यानी कि बनाम, और हिंदी में बोलते हैं उसको बनाम। तो लिखिएगा, नेक्स्ट क्या लिखे इसमें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को कभी भी छीन सकती है, संशोधन करके, कि संसद मौलिक अधिकारों को कभी भी छीन सकती है, छीन सकती है। नेक्स्ट 1967 इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को कभी भी नहीं छीन सकती है, कभी भी नहीं छीन सकती, कभी भी नहीं छीन सकती है।
नेक्स्ट 1971 के मामले में, 1971 के मामले में संसद मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। ऐसा कब कहा गया? 1971 में। ठीक है ना। जितने भी मामले बताएं, जितने भी केस बताएं, सब इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये थोड़ा शुरुआती स्ट्रक्चर है जिसको मैंने वहां की अपेक्षा यहाँ डाल दिया है आर्टिकल्स के थ्रू, और जितने भी आर्टिकल्स बताएंगे तो थोड़ा अंदर तक जाएंगे, यानी कि किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। बाकी साधारण बुक्स में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, नहीं दिखेंगी, लेकिन एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसा पिछली बार क्या पूछा गया था सुपर टेट के एग्जाम्स में, ये बात पूछी गई थी कि ये जो आपका, यानी कि इसी के आगे 1973 वाला, 1973 वाला, ये वाला पूछा गया था, तो इसको भी लिख लीजिएगा। 1973 1973 1973 1973 केशवानंद भारती वर्सेज केरला राज्य, केशवानंद भारती वर्सेज केरला राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा या निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगी, मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, बाकी सब कुछ बदल सकती है। मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, बाकी सब कुछ बदल सकती है। ऐसा किस मामले में कहा गया? बताएं कौन सा मामला था? हाँ, 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है ना, तो लिख लिया। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बाकी सब कुछ बदला जा सकता है। कब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा? 1973 में। किस मामले में कहा? केशवानंद भारती वर्सेज केरला राज्य। ध्यान दें, एग्जामिनर थोड़ा अलग एंगल से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइएगा 1973 में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, इसमें यानी कि मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, बाकी का संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती वर्सेज या बनाम किसके खिलाफ केस था? किस राज्य के खिलाफ केस था? बोलो किस राज्य के खिलाफ? केरल। 4 ऑप्शन देगा, कहेगा बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश और एमपी, तो उसका आंसर क्या बताएंगे? केरल। गोलकनाथ बनाम यानी किस राज्य के खिलाफ था? किस राज्य के खिलाफ? पंजाब था कि बिहार? अभी लिखा है जस्ट हमने, पंजाब। बहुत बार पूछा गया है, ये पूछा गया है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है ना। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें यानी कि इनको छीना नहीं जा सकता है, ऐसी बात कही गई है। और ऐसा कब कहा गया? किस सन में? ये मामला किस वर्ष का है? तो 1967 का। 1951 का केस कौन सा है? शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। तो ऐसे भी याद रखना है, ठीक है ना। देखिए एक चीज और, अभी तो आप लोग बता दे रहे हैं, लेकिन जैसे 1 या 2 दिन या 3 दिन होगा, वैसे सब चीजें आप लोग भूलते जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारा रूल्स है कि क्लास में पहले आते आते शुरू से उठाना, शुरू से एक बार उठाओ, पूरा रिवाइज कराओ, आगे बढ़ो। ये अगर प्रक्रिया अपनाओगे तो सारा का सारा कवर होता चला जाएगा। और उस चीज को मैंने आज नहीं किया, परेशान ना हो। अगर ये प्रक्रिया मैं 2 दिन बाद भी करूंगा तो भी ओवरऑल आपका रिवाइज होता जाएगा, ठीक है ना। और ये काम चाहे भले मैं 5 मिनट करूं लास्ट में, लेकिन जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीजें कवर हो गई सभी की। कितने मामले पढ़े हमने? कितने मामले पढ़े? पहला मामला कौन सा था? 1951 का। दूसरा 1967 का। तीसरा और चौथा 73। चारों याद हो गए? याद हो गए कि नहीं? बताएं अच्छा आप।
ये बताइएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। जी जी बैठे रहिए। कब हुआ था? बहुत अच्छे। इसमें क्या बात कही गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? छीना नहीं जा सकता है, ठीक है ना। आप बताइएगा 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? अब देखो ना उधर, ऐसा ही बताओ। भूल गए? मूल ढांचे में बाकी सब कुछ बदल सकते हैं, ऐसा किस मामले में कहा गया? केशवानंद भारती मामला 1973 का। इसी मामले के तहत तुरंत यानी कि 1976 में हमारी एक प्रधानमंत्री जी थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी, त्वरित निर्णय लिया था और 1976 में प्रस्तावना में यानी कि संशोधन कर डाला। और संशोधन करने के बाद कितने शब्दों को जोड़ा था? 3। कौन कौन से? समाजवाद, और कौन सा? पंथ निरपेक्ष, और कौन सा? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े थे। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। कब हुआ? 1976। और ऐसा किस कारण संभव हो पाया? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसीलिए इसको यानी कि भारत में संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। किसको? 42वां संविधान संशोधन। ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि नहीं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने शब्द जोड़े गए? 3। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़े गए? 1976 में। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू? 42। क्या इसे कहा जाता है? लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात क्लियर है ना? ऐसा किस कारण संभव हो पाया? बोलो, किस कारण संभव हो पाया? 1973 के मामले के तहत। अगर ये मामला ना आता तो क्या ऐसा संभव था? नहीं संभव था। और अब तक की ऐसी महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यानी कि संविधान में संशोधन किया या प्रस्तावना में संशोधन किया, ठीक है ना। इन्हीं का यानी कि अब तक कोई ऐसा पीएम नहीं बना है जो यानी कि इस प्रकार की छेड़खानी कर सके, क्योंकि बहुमत प्राप्त नेता थी उस समय ये 1976 में। नेक्स्ट लिखेगा, लिखे समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार लिखो 14 से 18 है। 14 से 18 है समता का अधिकार। अब हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, है ना। फंडामेंटल राइट्स पहला ही है, उसका नाम क्या है? समता का अधिकार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, राइट टू इक्वलिटी। ठीक, इक्वलिटी का मतलब समता या समानता, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, ध्यान दें इधर। समता का अधिकार ये पहला ही फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि आर्टिकल जो आपका 14 है उसमें क्या बात कही गई है? समानता का अधिकार। ठीक है ना, किसका अधिकार? समानता का अधिकार। ठीक, और आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है कि यानी कि शोषण के विरुद्ध, या बोल सकते हैं इसको, बोलो 15 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 15 में क्या बात कही गई है बताएं आप लोग। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नहीं पता है तो लिखिएगा, यानी कि भेदभाव का अधिकार या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 15। नेक्स्ट आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर। लोक नियोजन में अवसर। और आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 18, लोक नियोजन में अवसर, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। और नेक्स्ट है आपका उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। लिख लिया? इतनी बात समझ गए सभी लोग? बोलो अनुच्छेद 12 में क्या है, किसके बारे में कहा गया है? राज्यों के खिलाफ कौन है? फंडामेंटल राइट्स, है कि नहीं? और अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, क्लियर है ना? आर्टिकल 15 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 16 और अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा डिटेल से जानेंगे। ठीक, हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुच्छेद या आर्टिकल 14 लिखे समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक, समता का अधिकार, समता का अधिकार, लिख लिया? समता का अधिकार। ध्यान दें इधर, भारतीय संविधान आर्टिकल 14 में यह बात कहता है कि यानी कि समता का अधिकार दो प्रकार से है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक का नाम है विधि के समक्ष समता, ठीक है ना? क्या नाम है? विधि के समक्ष समता। और एक का नाम है विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दो प्रकार की बात कही गई है यानी कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत। ठीक, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। ठीक, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, क्लियर है? इतना समझ पाए? ध्यान दें, ये जो विधि के समक्ष समता है ये ब्रिटिश प्रणाली है, ठीक है ना? यानी कि ब्रिटिश आधारित प्रणाली है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समता हम लोगों ने किस देश से उधार ली है? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ये किस प्रकार की प्रणाली है? ब्रिटिश आधारित प्रणाली है। सुन लीजिएगा, जिसका तात्पर्य ये होता है कि अगर यानी कि जो सरकार है, ठीक है ना, जो सरकार है, इस सरकार यानी कि सरकार का जो कानून है वो सबके लिए, सबकी नज़र में समान है, ठीक है ना? चाहे पीएम हो, चाहे यानी कि प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो, यानी कि सब कानून जो है भारत में वो सबके लिए क्या है? बराबर है। ऐसा किसमें कहा गया है? विधि के समक्ष समता के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 14 में, ठीक है ना? अगर तुमसे पूछा जाए कि यानी कि कानून सबके लिए या सबकी नज़र में बराबर है, ऐसा किस आर्टिकल में बात कही गई है? 14 में। और यानी कि विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्लियर है ना? इतनी बात समझ पाए? अगला जो टर्म है उसका नाम है विधियों के समान संरक्षण। ये बोलता है कि जो आपका कानून है, ठीक है ना, जो समान लोग हैं, इधर ध्यान दें, जो आपके समान लोग हैं, इन समान लोगों के लिए समान व्यवहार, ठीक है ना? अगर कोई गरीब है या कोई अमीर है तो उसके लिए समान व्यवहार किया जाएगा, ना कि किसी प्रकार का भेदभाव होगा। अगर यानी कि जैसे करोड़पति के लिए ज्यादा टैक्स और गरीब के लिए कम टैक्स, ठीक है ना? उसके पास कम पैसा होगा तो उसको कम टैक्स देना होगा, अगर अरबपति है तो उसको ज्यादा टैक्स देना होगा। तो ऐसी प्रक्रिया किसमें बताई गई है? आर्टिकल 14 में। विधियों के समान संरक्षण, समान लोगों के लिए समान व्यवहार, किसमें कहा गया है? आर्टिकल 14 में। ये प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से ली थी? यूएसए से। कहां से? यूएसए से। तो दोनों में अंतर है, दोनों नोट करो। इसका मतलब यह है कि सरकार सबके लिए समान कानून बनाएगी, या कानून की नजर में सब समान है। लिख लो, कानून की नजर में सब समान है, सबके लिए कानून बराबर है। विधियों के समान संरक्षण, इसके नीचे समान लोगों के लिए समान व्यवहार, समान लोगों के लिए समान व्यवहार अमेरिका से लिया गया है। समान लोगों के लिए समान व्यवहार अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई ऐसा है जिसको ये चीजें समझ में नहीं? भाई साहब आप आया ना? जी बिल्कुल। आप मैडम आ गया ना? ठीक।
इतनी बात समझ गए ना। समता का अधिकार कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? विधि के समझ समता हम लोगों ने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से। यानी अमेरिका आधारित प्रणाली है। कौन सी? विधियों के समान संरक्षण। कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा किसमें कहा गया है? आर्टिकल 14 में। समान लोगों के लिए समान व्यवहार, ऐसी बात किसमें है? आर्टिकल 14 में। और ये किस यानी किसका तात्पर्य क्या है? विधियों के समान संरक्षण। क्लियर है ना? नेक्स्ट आर्टिकल, इसको लिख लिया ना सभी ने? आर्टिकल 15 लिखें। क्लास है, मैथ की क्लास होनी है। अच्छा ठीक है, अगर मैथ की क्लास होनी तो यहीं तक रखा जाए, है ना? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी। बाकी नेक्स्ट हेलो।